जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लाडक्या कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं. भविष्याची उत्सुकता, भविष्य जाणून घ्यायची उत्सुकता सगळ्यांनाच असते आणि या शोच्या माध्यमातून आपण वैयक्तिक आयुष्यातलं नाही तर आपण ज्या राजकीय घडामोडी आहेत त्यावरती भाष्य जाणून घेत असतो. राजकुमार शर्मा पंडितजी नेहमीप्रमाणे आपल्याबरोबर आले आहेत आणि आजचा हा शो खास आहे कारण 2015 वर्षातला हा शेवटचा शो आहे. त्या अनुषंगाने या आठवड्याचं भविष्य बघताना आपण थोडंसं 2016 मध्ये सुद्धा डोकवणार आहोत. आज राजमंत्रच्या माध्यमातून पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आज इस शो में आपका. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. बिल्कुल. नई साल की शुरुआत तो हम करने ही जा रहे हैं. अगले बार जब हम मिलेंगे नया साल शुरू हो चुका होगा. बिल्कुल. तो नए साल का अभिनंदन करते हैं और पुराने साल को अलविदा कहते हुए, क्योंकि दिन अभी सिर्फ रह गए हैं 4 और डेफिनेटली हमारा इस साल का राजमंत्र आखिरी शो है और अगले साल भी ऐसे ही चलता रहेगा. और हमारा एक विशेष कार्यक्रम भी आपके सामने हमने पेश करना है 31 अगले साल में क्या होने वाला है वो. हाँ. एक खास शो, एक घंटे का शो हम जो है 31 दिसंबर को सबके सामने रखने वाले हैं. ओह बिल्कुल. लेकिन उससे पहले पंडित जी बहुत उत्सुकता मुझे भी लगी हुई थी इस शो की, इसलिए क्योंकि आपसे जानना था कि कल मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके जो सबको चौंकाया है नवाज शरीफ जी की, और वो भी इनफॉर्मल वार्तालाप उनसे करके जो सबको चौंकाया है, क्या इस ये जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हो? देखिए, राजनीतिक विश्लेषण तो पूरी दुनिया ने किए. बिल्कुल. हर तरह राजनीतिक पंच लोगों ने मारे, विरोधियों ने ताने कसे और कहीं ना कहीं आपने देखा कि हर तरह नरेंद्र मोदी की कई जगह पे प्रशंसा हुई और कई जगह पे उनके ऊपर आरोप लगे. मगर एक बात तय है कि जब आप किसी के साथ अपनी मित्रता निभाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नवाज शरीफ की मित्रता आज से नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों से भारतीय जनता पार्टी की मित्रता है. ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद में परवेज मुशर्रफ साहब आए. कहीं ना कहीं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने हर बार कदम बढ़ाया है और उन्होंने हर बार हमें पीछे बार किया है. मगर कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआत, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने कल अचानक पहुंचकर एक मोहर लगा दी. मगर अगर हम 7 दिन पहले की उनकी मीटिंग देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें, जो वो फ्रांस में मिले थे, तो एक बात तय थी कि वहीं लग रहा था कि ये कोई ना कोई एक दूसरे को इंटरनल इनविटेशन देते हुए दिखाई देते हैं या अपने घर की बातें करते हुए दिखाई देते हैं. माननीय नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है, ये ज्योतिष के माध्यम से भी और व्यक्तिगत माध्यम से भी मैं इसकी सराहना करता हूँ. ये एक बहुत बड़ा कदम है. इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक हो ना हो, मगर एक बात तय है कि भारत को, हमारे राष्ट्र को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. बल्कि इसकी अवहेलना, इसकी निंदा हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुई है. अगर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर विरोधी पक्ष के ताने सहने पड़े, विरोधी पक्ष के आरोप सहने पड़े, तो वहाँ नवाज शरीफ को भी सहने पड़े. डेफिनेटली हमारा पड़ोस है, ठीक है, पड़ोस के साथ में बहुत अच्छी नहीं बनी. हमेशा हमने और उन्होंने इकट्ठे बैठकर 1947 से पहले हल चलाए हैं, खेत बोए हैं, खाने खाए हैं. तो डेफिनेटली ये प्रहार जो था, ये ब्रिटिश फिरंगी का प्रहार था कि हम दोनों अलग हो गए. कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो ये कदम था वो सराहनीय है और भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. और हो सकता है कि इससे आने वाले 6 महीनों के अंदर भारत और पाकिस्तान में इतने अच्छे रिलेशन बने, जिससे हो सकता है कि वहाँ पर बैठे हुए आतंकवादी कहे जाने वाले कुछ लोग, उनको या तो वो देश छोड़ना पड़े या कहीं ना कहीं भारत को उनको वापस सौंपना पड़े. कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जो ये कूटनीति, चाणक्य नीति की चाल चली है, ये सराहनीय है. पंडित जी, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है मेरे कानों पे कि आपने कहा है कि 6 महीनों में इसका ऐसा कुछ फल हमें देखने को मिल सकता है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से उखड़ती हुई दिख सकती है भारत के पक्ष में. बिल्कुल. 2016 अक्टूबर से पहले चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूँ, हाँ. और चाहे वो IAS में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो भारत को हमेशा तंग करते रहते हैं, भारत की तरफ उनकी मैली नज़र रहती है,
कहीं ना कहीं वहाँ की आवाम, यानी हम लोग जो हैं, हम तो बहुत दूर बैठे हैं बॉर्डर से, वहाँ की जो आवाम है वो भी इस माहौल से बहुत दुखी है। कहीं ना कहीं आप देखें कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है, वो लोग तो खुद भारत में आना चाहते हैं। वहाँ के जो सिंधी समुदाय हैं वो तो खुद भारत में आ चुके हैं बहुत से, और बहुत से आने को तैयार हैं। तो अगर ऐसा वार्तालाप, ऐसी मीटिंग्स और होती हैं, तो एक बात तय है रुजुता जी कि जो लोग वहाँ पे दुखी हैं वो सुखी हो जाएंगे और कश्मीर का हल निकल सकता है। मगर आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार अगर भारत है तो पाकिस्तान भी उसका उतना ही बड़ा शिकार है। छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को आप सोचिए कि मार दिया जाता है, और मस्जिद में पढ़ते हुए लोग नमाज उड़ा दिए जाते हैं, और कई ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आप हर हफ्ते सुनने को मिलते हैं जिससे दिल दहल जाता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ, उनका कल जन्मदिन भी था। जी हाँ, उनकी अगर हम जन्मदिन डिप्लोमेसी कही जा रही है ये तो। जन्मदिन की बात करें तो उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है। मैंने उनकी जीत की भविष्यवाणी की थी, और इस तरह का कदम इन दोनों नेताओं ने उठाकर एक दूसरे को नज़दीक लाने की कोशिश की है। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में कल दिवाली मनाई गई होगी, और कई हिस्सों में आतंकवादियों ने अपने आप में एक डर महसूस किया होगा। डेफिनेटली इट शुड बी लाइक दिस। और सुषमा स्वराज, मैं तो कहूँगा इसकी रचयिता हैं। सुषमा स्वराज इसकी रचयिता हैं क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले जाकर आई हैं। जी हाँ, एंड आई विल सैल्यूट मिस्टर मोदी फॉर दिस। बिल्कुल। और सुषमा स्वराज जी को ये इस दौरे के बारे में पता बिल्कुल था, इतना तो हम कह सकते हैं। लेकिन पंडित जी, एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आपने हमें सुनाई है भविष्य के माध्यम से, इसलिए नए साल का इंतज़ार हम सबको इसके बाद रहेगा। एक दूसरी बात है इसी वार्तालाप के बारे में जो आपसे मुझे जाननी थी, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर पे ये जो मोदी और नवाज शरीफ के बीच में नया रिश्ता बनने जा रहा है, बनता हम दिख रहे हैं, उसके बारे में क्या रिपरकशंस हम देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा है ना कि चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अन्य देश हैं, वो तो कभी भी नहीं अंदर से चाहेंगे कि हम दोनों पड़ोस एक थाली में बैठकर खाएं और हम एक दूसरे के साथ गले मिलें और हाथ मिलाएं, क्योंकि उनका उल्लू तो तभी सीधा होता है जब हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करें और फिर उनसे मदद मांगें। बिल्कुल। इसलिए उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण है वो डेफिनेटली सराहनीय नहीं है। और अगर हम वृश्चिक राशि पे मंगल की राशि में शनि की प्लेसमेंट देखें तो डेफिनेटली इसका रेप्लिकेशन पाकिस्तान के लिए खराब होगा, हिंदुस्तान के लिए नहीं। क्योंकि आज हिंदुस्तान एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच चुका है, यहाँ पर हमें किसी की परवाह नहीं है। चाहे हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करनी हो, चाहे हमें राजनीति की बात करनी हो, वी डोंट केयर फॉर एनीबडी। बट क्योंकि भारत की कुंडली जब हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो एक बात तय है कि हम काल सर्प दोष से बाहर आ चुके हैं। हमें किसी चीज़ की डर नहीं है, मगर पाकिस्तान को डेफिनेटली इसका जवाब उनके आकाओं को देना पड़ेगा, जिनमें कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ हो सकती है। मगर मियां नवाज शरीफ ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए, ऐसा मुझे लगता है। इसी के बारे में एक छोटी सी और बात, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा क्या जागतिक स्तर पे, या अब तक तो है वो जो फ्रेंडली एक प्रतिमा बनी हुई है, क्या इससे थोड़ी दहशत वाली प्रतिमा, दहशत या कि एक भारत को ताकत की और रूप में सब देखे और सहमे रहे भारत से? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी साहब की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मंगल की राशि का मतलब है, मंगल का मतलब क्या होता है? अंगारक, एक जिद, एक मोटिवेशन, एक उद्देश्य, राष्ट्र की सेवा के लिए एक शपथ। इन चीज़ों, यानी आप किसी बच्चे की कुंडली में अगर मंगल भारी देख लेते हैं तो आप देखते हैं कि वो जिद्दी है, क्रोधी है, अपनी चीज़ के लिए डटा हुआ है। और नरेंद्र मोदी के पास तो 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी बात भी कर रहे थे। नंबर 1 कि उनके पास एक जिद है काम करने की, आगे बढ़ने के लिए एक उद्देश्य है।
और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रुजुता जी ये है, जो बहुत कम नेताओं के पास होती है, कि उनके पास एक डिवाइन बैंक है, यानी उनको भगवान में भरोसा है, उनको अपने बड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा है, और यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। डेफिनेटली उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल जाने के बाद बहुत से लोगों को इस बात का अंदेशा था, शंका थी, खदशा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी जिद के, धुन के, अपने उद्देश्य के पक्के हैं, और उसी तरफ 25-12 यानी नवाज शरीफ अपनी धुन के पक्के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ, दाऊद इब्राहिम, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ऐसे दिग्गज लोगों का इस हफ्ते जन्मदिन है। तो कहीं ना कहीं इन सबको अगर हम देख लेते हैं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी का कदम सराहनीय भी है, और जिद के पक्के होने से पूरे विश्व में उन्होंने अपनी एक धाक जमाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आगे की तरफ मुड़ते हैं, दूसरे विषय पे चलते हैं, और वो ये है कि क्योंकि अपने 31 दिसंबर को जो हम शो दिखाने वाले हैं उसमें बात कही है प्राकृतिक आपदा, भूकंप की बात कही है, तो उसके बारे में आप टाइम फ्रेम में क्या आप हमें बता सकते हो कि ये क्या भारत को किस तरीके से और कहाँ पे इसका सामना करना पड़ सकता है प्राकृतिक आपदा का? रुजुता जी, आपने वो शो मेरे साथ रिकॉर्ड किया है, एंड यू आर द ओनली विटनेस फॉर दैट। हमने 24 तारीख को वो शो रिकॉर्ड किया है, 2016 राजमंत्र विशेष उसका नाम रखा है। आप लोगों से अनुरोध है कि वो ज़रूर देखें। उसमें हमने अर्थनीति, राजनीति, मौसम और देश में राजनीतिक पार्टियों का वो सब हमने बोला, और उसी में मैंने बोला था कि मंगल की राशि में शनि, मंगल क्या है? धरती है, मंगल का मंत्र है धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। मित्रों, धरती मंगल के साथ में जुड़ी हुई है, मंगल उसका अधिपति है, और उसी की राशि में दैत्य जब शनि बैठ जाता है, यही मैंने 24 तारीख को बोला था, मगर भूकंप कल 12:20 पे हुआ। वही शहर जिनके बारे में हमने उस 24 तारीख के शो में प्रेडिक्ट किया है, आज मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यूपी के कुछ बॉर्डर्स जो हरियाणा को लगते हुए हैं, बिहार, और साथ में पाकिस्तान का लगता हुआ लाहौर, इस्लामाबाद, और अफ़गानिस्तान में तो इसका केंद्र बिंदु बोल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ में बॉर्डर लगता है ईरान का, कज़ाकिस्तान का। ये जो बेल्ट है, इसमें अभी भी भूकंप आने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं इसी पूरे एरिया का मालिक माना जाता है। 9 ग्रह अलग अलग दिशाओं के मालिक हैं, और इन्हीं एरियाज़ में मंगल की हम लोग आधिपत्य देखते हैं, और जिसके कारण भूकंप के झटके 6.50 के रेक्टेयर से हैं, और 7 के ऊपर चले जाएं तो डेंजरस हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि जब नेपाल में भूकंप आया तो वो भी हमने प्रेडिक्शन किया था, और यहाँ पे फिर लगता है कि 19 अप्रैल 2016 से पहले इस तरह भूकंप के झटके आ सकते हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। मगर मैं तो फिर राजमंत्र के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, मगर हम कलयुग की कली में हैं, कहीं ना कहीं धर्म कम हो रहा है, अधर्म ज़्यादा हो रहा है, और अधर्म जब बढ़ जाता है तो धरती के ऊपर वज़न आता है, धरती कांप जाती है। उसी का कारण है, कहीं भी उसका कारण ये नहीं है कि उसकी स्लेट्स जो हैं वो हिल जाती हैं, मगर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम। और इसी मंत्र में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मित्रों, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं इस पृथ्वी पर वापस आऊँगा। और अब एक समय आ गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार हमारे देश में से ही, क्योंकि इसी देश से संत और फकीर, इसी देश में कृष्ण और राम, इसी देश से बुद्ध और कृष्ण निकले हैं, इसी देश से फिर कोई ना कोई ऐसा अवतार निकलेगा जिससे
ये सब बंद होगा, मगर भूकंप के आसार अभी भी हैं और इसको आने वाले साल में शुरू में ही हम भूकंप का झटका देख सकते पिछले हैं। साल अप्रैल में आया था नेपाल में, जी हाँ। तो त्राही लोगों ने बहुत की थी, मगर कहीं ना कहीं अब भी लगता है कि अप्रैल से पहले पहले कोई भूकंप जो है वो नॉर्थ उत्तर भारत में लोगों को दुखी कर सकता है। बिल्कुल। थोड़ा राजनीति की ओर मुड़ते हैं, रुख करते हैं, इसलिए क्योंकि कल महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं जो कि एमएलसी के उम्मीदवार हैं। काफ़ी सारा एमएलसी के इलेक्शन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें इलेक्शन से पहले काफ़ी सारी बातें तय हो चुकी होती है, लेकिन कल देखना है हमें कि क्या जिस तरीके से गणित हमने पहले देखे हैं उसी तरह के के नतीजे आते हुए दिखते हैं। देखिए, हमारा गणित तो बिल्कुल 780 साल पुराना है और कोशिश करते हैं कि बिना किसी अभिमान और बिना किसी अननेसेसरली दिमाग में ले, क्योंकि हमारे पास जिन कुंडलियों का है अध्ययन उन्हीं कुंडलियों की हम बात करते हैं। मगर कुछ कुंडलियां हैं जैसे कि भाई जगताप है, रामदास कदम है, सतीश पाटिल है, इन लोगों की जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली ये तीनों जो हैं वो एमएलसी बनते हुए दिखाई देते हैं। और 8 लोगों का चुनाव है। जी हाँ। 8 में से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी कई 4 हैं और कांग्रेस के, मेरा ख्याल कांग्रेस और एनसीपी के हैं। बिल्कुल। तो चुनाव शांतिपूर्वक होगा, मगर जो मैंने 3 नाम लिए हैं उनके एमएलसी बनने के पूरे उनकी कुंडली में आसार हैं। जी हाँ। और एक बीजेपी में एक व्यक्तित्व फिलहाल है जो दिल्ली में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कीर्ति आज़ाद बीजेपी के सामने आ खड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो कार्रवाई पिछले हफ्ते हमने देखी है, तो क्या वो युद्ध जो है टसन जो पार्टी में विद इन बीजेपी बनी हुई है, क्या थमती हुई दिखती है आने वाले कुछ दिनों में? बहुत बड़ी बात आपने पूछी है और बहुत ही सुंदर सवाल है। दर्शकों, इसको अच्छी तरह से नोट करके ले लें। 2016 शनि की राशि में, मंगल की राशि में शनि, वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। गुरु सूर्य की राशि में विराजमान है, बुध शनि की राशि में विराजमान है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ स्टार। ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से मैं आपकी तरफ भविष्य बोल रहा हूं। शनि के साथ में शुक्र इस वक्त बैठा हुआ है। कीर्ति आज़ाद जिस तरह से उन्होंने अपना ये जो कदम उठाया है, उस दिन का गोचर भी मेरे पास है और कीर्ति आज़ाद की कुंडली मेरे पास है। आप अगले 3 महीनों के अंदर अंदर देखोगे कि कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो है उनको हो सकता है अपना पद छोड़ना पड़े, या कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी कुंडली में आज़ार दिखता है। अच्छा। बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई कारणवश कीर्ति आज़ाद जो हैं इसमें विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ। अडवाणी जी ने उनका सपोर्ट किया है। कीर्ति आज़ाद का पहले तो खुलकर नहीं बोलते थे शत्रुघ्न सिन्हा, अभी खुलकर बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुब्रमण्यम स्वामी कीर्ति आज़ाद के साथ में खड़े हैं। तो ये सब लोग जो कीर्ति आज़ाद के साथ में खड़े हैं, मैं हमेशा बोलता आया हूं और आपसे अनुरोध है कि 2016 विशेष राजमंत्र ज़रूर देखिए। उसमें भी हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियों का साल होगा, उनको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बात फिर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब, आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, इस वाक्य को भूलकर आप अपने लोगों का साथ, उनके साथ बैठकर, उनको चाय पे बुलाकर उनकी समस्याएं, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, ताकि इस देश को एक मजबूत संगठित संगठन मिल सके और देश जिस तरह से आप चाहते हैं, राष्ट्र तरक्की की तरफ बढ़ सके। क्योंकि आप तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। पंडित जी, तरक्की की बात हो रही है, तो क्या निवेशकों की तरक्की आने वाले हफ्ते में होगी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करते हैं? 26,000 का आंकड़ा, खुशखबरी की बात है, 26,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 26,200 टच कर सकती है। मिड कैप में आप इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर फार्मास्यूटिकल, ये दोनों दोनों सेक्टर बहुत ही अच्छे हैं जिसमें आप
क्या ये आने वाले हफ्ते के लिए है या पूरे आने वाले कुछ हफ्ते दिनों में के भी लिए? आने वाले हफ्ते में भी ये देखेंगे फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छी बढ़त। और जनवरी 2015 के बाद में आप बैंकिंग में और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 8,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी और नीचे का स्तर 7,730 होगा। डॉलर ने है जो मतलब रुपए ने जो है डॉलर के सामने रुलाया है सबको, निवेशकों को। डॉलर की बात करें, गोल्ड की बात करें तो क्या लगता है ये साल उनके मतलब ये गुजरता हुआ हफ्ता उनके लिए कैसा रहेगा? मुझे कुंडली के माध्यम से गुरु की और शनि की प्लेसमेंट जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हो सकता है कि 2016 इसी दिन यानी 2016 का जब हम आखिरी शो करें तो आप 3,000 रुपया सोने में और 5,000 रुपया चांदी में कमा कर बैठे हों, मगर इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबी अवधि के लिए करनी पड़ेगी। हाँ, रुपए की बात करें तो रुपया कहीं ना कहीं और कमज़ोर होगा। मैं अगले साल में रुपए को एक बार नहीं 5 बार 70 रुपये पर डॉलर टच करते हुए देखता हूँ। रुपया कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और प्रॉपर्टी मार्केट में एक 15 से 20% की गिरावट होगी। और तेल की बात करें तो तेल जो लोग बोल रहे थे कि ये 30 से नीचे आ जाएगा, 28 से नीचे आ जाएगा, $28 से नीचे आ जाएगा, नहीं, कल $37 छू गया है और अगले 15 दिन के अंदर अंदर ये $42 छू जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। सब संभलता हुआ दिख रहा है हमें, जो चित्र नज़ारा जो सामने है। शुरुआत करने जा रहे हैं हम 2016 साल की। सबको यही शुभकामनाएं देते हैं कि 16 उस साल की शुरुआत अच्छी हो उनके लिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे बीच आए और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों को। वेळ झाली आहे आजच्या शोमध्ये इथेच थांबायची। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।